नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। वक्फ पर संसद में सियासी संग्राम, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। वक्फ विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जा रही है। लोकसभा सचिवालय के जारी बयान में बताया गया है कि समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल इस रिपोर्ट को पेश करेंगे। इससे पहले समिति ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने बुधवार को बहुमत से अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें बीजेपी के सदस्यों की ओर दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। उनका आरोप है कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दे दी गई है, जबकि विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट पेश किए हैं। पेज की रिपोर्ट्स हमने तैयार की है, जो स्पीकर साहब को हमने सबमिट किया है, और 428 पेज की रिपोर्ट्स में हमने क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट्स मांगा था। चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे नासिर साहब हो, चाहे राजा साहब हो, चाहे संजय सिंह, सबने दिया था। और क्लॉज बाय क्लॉज एक एक अमेंडमेंट्स पे हमने वोटिंग कराई, और वोटिंग्स के आधार पे जैसे पार्लियामेंट में होता है कोई बिल, उसी तरीके से हमने उन अमेंडमेंट्स को स्वीकार किया जो बहुमत से थे। 15 अमेंडमेंट स्वीकार हुए 15 क्लॉजेज में, और जो माइनॉरिटी में थे उसको हमने टर्न डाउन किया। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमने क्लॉज बाय क्लॉज पे वोटिंग करा लिया, फिर फाइनली एक एडॉप्शन का होता है रिपोर्ट का, हमने उस रिपोर्ट्स का एडॉप्शन पे भी हमने उन लोगों के सामने रखा। दोनों मीटिंगों में सभी सदस्य मौजूद थे। जो लोग आज विरोध करने की बात कर रहे हैं, उस दोनों में वोटिंग में भाग लिया है, वो रिकॉर्ड पे है। सारे 44 अमेंडमेंट जो विपक्ष के आए थे सब आप निरस्त कर दें। सत्ता पक्ष के जितने आए थे वो सब स्वीकार कर लें। तो ये जेपीसी थी या फॉर्मेलिटी थी? अंदर आप सुन नहीं रहे हैं। हजारों पेज की रिपोर्ट थी, एविडेंस थी, उसे जिस तरह निपटाया गया लगता है जेपीसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी। मकसद राजनीतिक है और एक संदेश देना। जहां तक वक्फ की बात है, आप जानती हैं कि 29 तारीख को 29 जनवरी इस वक्फ बिल का रिवाइज्ड फॉर्म रिपोर्ट के साथ 655 पेज आदरणीय जगदंबिका पाल जी ने आदरणीय वाचस्पति महोदय श्री ओम बिरला जी को सौंप दिया है। ये जो 16 बिल आने वाले हैं आगामी दिनों में, जिसकी चर्चा हम सब ने की है, उसमें वक्फ बिल भी है। तो आज न कल यह वक्फ बिल आएगा। और मैं कह दूं कि ये जो वक्फ बिल को लाने की मंशा थी, उस मंशा को समझना जरूरी है। सरकार आखिर क्यों लेकर आई? इनका सब एजेंडा अपने हिसाब से सेट होता है। वक्फ की इतनी जल्दी लाने की जरूरत ही नहीं थी। वक्फ को पहले पूरा सुना जाता, सब चीजों को देखा जाता। आपने इतनी जल्दबाजी में किया है, आपने, मुझे नहीं समझ में आता क्यों इतनी जल्दबाजी है। और इतनी जल्दबाजी के अंदर आपने पूरा का पूरा जेपीसी खत्म कर दी। इतने शॉर्ट उसके ऊपर जेपीसी कर रही है। हर चीज को आप संख्या बल के आधार के ऊपर बुलडोज नहीं कर सकते। ये लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर सत्ता हो या विपक्ष हो, सबके हितों का ख्याल रखा जाता है। और क्या है वक्फ संशोधन विधेयक 2024? आइए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया बिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया विधेयक। मकसद है वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना, वक्फ संपत्ति के विनियमन प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने की कवायद। तो वहीं आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 655 पन्नों की रिपोर्ट बहुमत से स्वीकार हुई है। विधेयक के पक्ष में 16 वोट पड़े हैं, तो वहीं खिलाफ में 11 वोट पड़े हैं। 2024 के मॉनसून सत्र में पेश किया गया था। सदन में भारी हंगामे के बाद जेपीसी को सौंपा है। तो वहीं आपको बता दें कि वक्फ पर जेपीसी की मैराथन मीटिंगें हुई हैं। कितनी बैठकें हुई हैं वो भी जान लीजिए। और ऐसे में कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें, विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर असहमति क्यों जताई है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर विपक्ष को क्या परेशानी है?
रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, क्योंकि लगातार जो है असहमति जताई जा रही है। ओवैसी ने क्यों कहा कि उनकी असहमति को हटाया गया है, तमाम विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल से विपक्ष को आखिर क्या परेशानी हो सकती है, और चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, परिचय करा देती हूँ। रत्नाकर सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सैयद खालिद नकवी हुसैनी जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ और शुरुआत रत्नाकर सिंह जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार विपक्षी सांसदों की तरफ से इस विधेयक के बारे में तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे पास होगा, कैसे इसको लेकर आगे काम किया जाएगा, क्योंकि भारी विरोध इस समय हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे असहमति नोट को एडिट कर दिया गया है, ये वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। वर्षा, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड का जो ये संशोधन बिल लेकर आए हैं हम लोग, वो हक छीनने का नहीं, हक देने का एक बिल है। और उसमें जो भी संशोधन किया जाएगा उसमें गरीब मजलूमों की जो जमीनें वक्फ बोर्ड जो है अनाधिकृत रूप से और कब्जेदार बन जाता था, उनको न्याय दिलाने के लिए ये वक्फ संशोधन बोर्ड बिल जो है हम लोग लेकर आए हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से स्वतंत्र भारत में जमींदारी की प्रथा खत्म करके और आजाद भारत में नेहरू जी की सरकार ने 1954 में एक मजहबी जमींदारी की प्रथा वक्फ बोर्ड के माध्यम से शुरू कर दी थी, और 1995 में कांग्रेस ने इसको असीमित शक्तियां दे दी थी। आप समझ सकती हैं कि भारतीय रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन का मालिकाना हक जो है वह दे दिया गया वक्फ बोर्ड को। आज 9.5 लाख एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड पे कहां से आई? पिछले 13 साल में ये जमीनें कैसे दोगुनी हो गई? इसका सार यही है कि इन्होंने अनाधिकृत रूप से उस कानून का दुरुपयोग करके और गरीब मजलूमों की जमीनों को जो है वह कब्जा किया है, जिसका संशोधन लेकर हम आए हैं। ये 44 संशोधन जो होगा, उस संशोधन में यह अधिकार दिया जाएगा उन गरीबों को, मजलूमों को, जिन पे वक्फ बोर्ड ने दावा किया, जिनकी जमीनों पे वो कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी फरियाद को वहां पे दे सकते हैं। लेकिन इसके पहले अभी क्या हो रहा था, इनका ही ट्रिब्यूनल में वो जाएंगे, इनके ट्रिब्यूनल ने जो फैसला कर दिया वही सही। मतलब ये मुद्दई भी वही और वकील भी वही और जज भी वही, अभी तक यही होता आ रहा था। लेकिन अब लोगों के साथ न्याय मिलेगा। और रही बात आरोप लगाने की, तो इनको करनी है वोट की राजनीति। ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, अपने वोटरों को लुभाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। और आप देखेंगे कम से कम 20,000 ऐसे केसेस हैं वक्फ ट्रिब्यूनल में जिसपे अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, और वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं वो लोग जिनकी जमीनों पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से ये कहा है कि यूपीए सरकार ने 2014 से पहले जाते जाते दिल्ली और आसपास की जमीनें जो क्रीम प्रॉपर्टीज थी वो वक्फ बोर्ड के नाम कर दिए। क्यों कर दिए भाई? उनको खुश करना था, और खुश करने के लिए और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए ये जमीनों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। आज समय है, आज वो सही समय है जब हम जो गलत तरीके से जमीन उनको दिया गया है, जो हमारे गरीबों मजलूमों की जमीनों पे अधिकार जो जमा के बैठे हैं, उनको वापिस उनको देने का सही समय है। इसीलिए कहा गया है ये हक छीनने का नहीं, ये हक देने के लिए संशोधन बिल लाया गया। खालिद नकवी साहब, ये जो संशोधन होने जा रहा है इससे तो हक मिलेगा, इससे हक किसी का छिनेगा नहीं, तो इसमें तो साथ होना चाहिए। आखिर इसमें विरोध क्या करना? जी नमस्कार। देखिए, वक्फ बोर्ड को थोड़ा सा हम पहला तो समझ लें कि ये जो बोर्ड का जब गठन हुआ 1995 में, और इसके नियम के अधीन जो जब ये गठन हुआ, और उसके बाद अब इसमें 10 साल के अंदर नई चर्चाएं या नया इस कानून से क्या फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका आकलन करने के लिए जो मुद्दत रखी गई थी, उसके अनुसार ही ये जो है संशोधन हुआ है, होने वाला है। ये जो है 2024 जो अमेंडमेंट बिल आया उसमें। और फायदा और नुकसान, बात तो बिल्कुल आपने सही पूछी कि क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। वक्फ संपत्ति जो है, ये सारी संपत्ति जब भी कोई बंदा जो है, ये तो ये समझ लें कि अल्लाह की राह में जब इसको वक्फ कर देता था प्रॉपर्टी, तो इसके नियम ये होते थे कि ये अवाम की काम में आए। ये प्रॉपर्टी जो भी छोड़ी जा रही है, ये लोगों के काम में आनी चाहिए, लोगों की भलाई के काम में आनी चाहिए।
पर्टिकुलर जो है इस्लामिक जो है इसमें एक्ट है, तो ये इस्लाम के मुस्लिम्स, खास करके मुस्लिमों ठीक है के सर, लिए मैं काम मान आनी लेती हूँ चाहिए। कि पर ये एक जो वक्त ये आया मकसद है कि इस बोर्ड का, हेलो ये किसी का भला करने का है, हेलो लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर इसमें जी महिलाएं जी क्यों जी मैं नहीं उस पे आ शामिल रहा हो हूँ। सकती है, इसमें कोई दूसरा जी मैं धर्म इसी पे क्यों आ रहा नहीं हूँ शामिल हो कि ये सकता है। दूसरी इसमें तरफ एक आप वक्त ही के का अंदर मुद्दा, क्या आप हुआ, ही एक का वक्त के कोर्ट साथ ऐसे साथ जो ये हुआ आरोप कि लगा इसमें रहे हैं भारतीय काफी जनता पार्टी माफिया की तरफ से, माफिया लोगों की अंदर एंट्री हो गई। कोर्ट में जाकर वो अपना हेलो हक भी मांग सकते हैं ना, इस पर जवाब दीजिए। ठीक है, आप, मैं समझ गई वक्फ बोर्ड का मकसद क्या है, भला करना है, ये मैं समझ गई हूँ, लेकिन ये बताइए महिलाओं को क्यों नहीं हक दिया जा सकता है। संशोधन में तो यही है कि महिलाओं को भी नहीं, हक वक्फ मिलेगा, बोर्ड के उसमें 2 अंदर महिलाएं नहीं शामिल नहीं होंगी। वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर बन सकती है, महिलाएं मेंबर है। मैं जहां से बिलोंग करता हूं, गुजरात से, यहाँ के बोर्ड के अंदर महिलाएं भी मेंबर बन सकती है। ये किसने कहा कि मेंबर्स नहीं हो सकती? इसमें वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाएं मेंबर है, नहीं, संशोधन में तो इसमें यही बिल्कुल है, मेंबर हो सकती है। संशोधन में यही है। हो सकता है क्या, मैं भी आपसे यही जानना चाहती हूँ कि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नियम है। आपने गुजरात की बात की है, क्या कई और दूसरे नियम है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, जब ये 1995 में जब गठित हुआ था वक्फ बोर्ड, तो इसमें ऐसा कोई ये नहीं रखा गया था कि महिलाएं इसमें मेंबर नहीं हो सकती। महिलाएं उस बोर्ड के अंदर मेंबर होती है, रहती आई हैं। और रही जब ट्रिब्यूनल कोर्ट की बात, तो पर्टिकुलर इसके अंदर कोई उस कोर्ट में जो जिस लेवल पर जिसको जो ये बिठाया जाता है वो जज लेवल के लोग होते हैं। तो उसके अंदर कोई ये जरूरी नहीं है कि उसमें मुस्लिम हो। उसके अंदर जो है ज्यादातर जज जो आ रहे हैं वो हिंदू जज आ रहे हैं, और ठीक है, इन्हीं के कोर्ट में ये प्रेजेंट होता है कि ये चीज वक्फ में ली जाएगी या नहीं ली जाएगी या रखी जाएगी। और जो अगर जिसको कोई प्रॉब्लम होता है, तो पहला ये है, सर नियम ये है कि इसको वक्फ की संपत्ति का जो मैटर है वो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में रखना पड़ता है, और उसके बाद अगर वो संतुष्ट ना हो तो फिर उसको जो है हाई कोर्ट में जाना पड़ता है इसको लेकर। बाकी रही बात के, हाँ ये मैं कह सकता हूं कि गठन होने के बाद, क्योंकि हर कानून का, हर नियम का कुछ ना कुछ उल्लंघन जरूर होता है, तो वक्फ बोर्ड के अंदर भी ये उल्लंघन हुआ और लैंड माफिया, जमीन माफिया लोगों का कब्जा हो गया। और इसके वजह से जो फायदा होना चाहिए था आवाम को, पब्लिक को होना चाहिए था, वो नहीं ठीक है, हुआ, तो वो नहीं मिल पाया। यानी कि और आप इस इसका संशोधन के अंदर समर्थन करते हैं ना कि हाँ, कुछ लैंड माफिया ऐसे जी थे जिन्होंने उस पर कब्जा किया, अब कोर्ट के माध्यम से तो जी लोग जी अपनी बिल्कुल बिल्कुल जमीन बिल्कुल अपने पास कर पाएंगे। ये तो संशोधन फिर ठीक है, आपका जी तो बिल्कुल सपोर्ट है फिर। नहीं, बिल्कुल संशोधन हो नहीं। वैसे भी देखिए, सृष्टि का नियम परिवर्तन है, सृष्टि का नियम परिवर्तन रहा है। ठीक है और सर। हर कोई जब भी कोई कानून बनता है, तो उसके लिए संशोधन होता ही है कि भाई इससे पब्लिक को क्या फायदा है क्या नहीं। तो ये ठीक है जब 1995 में बनाया गया था, तो ये अधिवेशन रखा गया था कि 10 साल में इसका आकलन करना है, उससे क्या लोगों को फायदा पहुंचा, किस एक्ट से फायदा पहुंचा, किस एक्ट से नहीं पहुंचा, उसको तब्दील कर ठीक देना है सर, चाहिए। मैं तो ये लौटती हूँ होना आपके चाहिए था, पास। तो ये अब हो रहा है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। रविंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी का आखिर क्या स्टैंड है इस संशोधन को लेकर? वर्षा जी, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी प्रयागराज जी में दुखद घटना पे अपना शोक संवेदना जाहिर करती है, और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की भर्त्सना करती है कि 2 मिनट का मौन भी नहीं रख सके सत्र में, लोकसभा के सत्र में। अब आते हैं ये जो संविधान विरोधी हैं, वक्फ 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 कर रहे हैं। जो वर्तमान वक्फ है, ज्यादातर बीजेपी में ज्यादातर राज्यों में बीजेपी का शासन है। वक्फ में बीजेपी के लोग बैठे हैं, बीजेपी के अधिकारी है, वक्फ का जो अध्यक्ष है बीजेपी का है। तो अगर 10 साल से सारा बीजेपी के द्वारा शासित है, जो ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे, ट्रिब्यूनल में जो जज भेजे जाते हैं वो सरकार द्वारा भेजे जा रहे थे। तो मान लीजिए वक्फ घोटाला कर रहा है और ट्रिब्यूनल घोटाला कर रहा है, तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है पूरी तरीके से, क्योंकि पिछले 10 साल में कुछ भी नहीं कर पाई। तो यह केवल एक हंगामा है। सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए जिस तरीके से प्रयागराज जी की घटना को छुपाने के लिए इवेंट बनाया 1 तारीख को, इसी तरीके से अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए आज दूसरे दिन सदन के वक्फ अधिनियम लेके आ रहे हैं। अगर इतने दम था सरकार में, क्यों नहीं पास करा लिया था लोकसभा में पहले? क्यों ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई पे? अब आते हैं जरा, इससे और धर्मों को क्या पीड़ा हो सकती है, खासकर हिंदुओं को। ये एक संवैधानिक ढांचे के तहत वक्फ बोर्ड बनाए गए थे, इसी संवैधानिक ढांचे के तहत श्राइन बोर्ड भी बनाए गए हैं, इसी संवैधानिक ढांचे के तहत में ट्रस्ट भी बनाए गए हुए हैं। तो अगर कोई आके खड़ा होकर श्राइन बोर्ड पे प्रश्न उठा देगा, उठता है। त्रिमुला ट्रस्ट, देवस्थानम ट्रस्ट में बार बार प्रश्न उठता है, तो क्या उस पर भी जेपीसी का बनाना शुरू कर देंगे? ऐसे बहुत सारे हिंदू जो ट्रस्ट है या श्राइन बोर्ड है, उन पे भी बार बार प्रश्न उठता है। तो नहीं छेड़ना चाहिए, हमारे हिंदुओं को भी मत छेड़िए, नहीं, तो आप मुसलमानों इसे को भी मत शुरुआत छेड़िए। समझ लीजिए ना रविंद्र सिंह जी,
एक शुरुआत समझ लीजिए, आगे जो भी उसमें खामियां होंगी, आगे अन्य धर्मों के भी हो सकता है कि कुछ खामियां, तो उन पर भी काम किया जाएगा। तो विपक्षी सांसद इसको तो समर्थन जो कहा जा रहा है कि वक्फ के लोगों ने जमीन कब्जा कर लिया, तो 10 साल में आपने कब्जा कराया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर जमीनों को कब्जे से मुक्त कराना है तो भारत सरकार द्वारा बेची गई कंपनियों की, जो भारत सरकार की कंपनियां, उनकी प्रॉपर्टी को मुक्त करावें। सेना की प्रॉपर्टी जो लखनऊ में सौंप दी गई, ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी रत्नाकर सिंह जी से। लेकिन अभी डॉक्टर परमवीर जी आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ तो इसे बीजेपी कह रही कि तो वोट बैंक की राजनीति है और इसमें तमाम लोग जो समर्थन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक इसमें देख रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो बीजेपी की अपनी जो रणनीति है उसको सूट करता है। लेकिन क्या वाकई में ये जो तमाम वक्फ संशोधन और इससे पहले भी तमाम बैठकें हुई, जेपीसी का गठन हुआ, कहीं वाकई में खामियों को दूर करने के लिए ये सब चीजें हुई हैं, या फिर ये सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है, चर्चा में आने के लिए हो रहा है? वर्षा जी देखिए, पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। सृष्टि का नियम है परिवर्तन। वक्फ बोर्ड कोई आज का नहीं है। 1913 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। उस समय इसको मुसलमान वक्फ बोर्ड के नाम से भी जाना जाता, आज के टाइम से नहीं जाना जाता था। और इसमें जो लोग समाज की खिदमत के लिए, अल्लाह की खिदमत के लिए अपनी प्रॉपर्टीज को दान कर देते थे। दान मतलब वक्फ कर देते थे। लोग अपने आप को भी वक्फ कर सकते हैं इस्लाम के हिसाब से, कि अल्लाह की खिदमत के लिए, समाज की खिदमत के लिए, तो उसको वक्फ बोर्ड बोला गया। 1913 के अंदर बाकी किसी हिंदू समाज के लिए या सिखों के लिए या क्रिश्चियंस के लिए चर्च अपना काम कर रहा था, लेकिन बाकी ऐसे कोई ट्रस्ट नहीं होते थे। उसके अलावा वक्फ बोर्ड के पास 1995 में जो एक ताकत दी गई थी कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिक्लेम कर सकता था। ये बात वास्तव में देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी कोई कैसे की जा सकती है? अगर आप अपने लोकल एरिया में जहां पर आपको निवास करता है, वहां पर अपना प्रॉपर्टी का भूभाग को मुंह से बोल दे कि मैं वक्फ करता हूं इसको, तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। 95 के अंदर ये चीजें डाली गई थी। लेकिन हुआ क्या, 1947 के विभाजन ने सारा ताना बाना बिगाड़ दिया था। बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत से पाकिस्तान माइग्रेट या बांग्लादेश माइग्रेट हो गए थे, पीछे प्रॉपर्टीज छूट गई थी। तो लैंड माफिया ने ऐसी मुस्लिम प्रॉपर्टीज को क्लेम करने के लिए, ज्यादा करके वो मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग होते थे, वो कागज दिखा दिया करते थे कि ये प्रॉपर्टी तो फला टाइम में वक्फ कर दी गई थी। वक्फ बोर्ड आ जाता था वहां पर, तमाम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। लखनऊ का शहर अगर देखेंगे, हजरतगंज प्राइम प्लेस है, हजरतगंज तमाम इसी कोर्ट प्रोसेस में प्रॉपर्टीज फंसी हुई है। वहां पर राजा महमूदाबाद है, उनकी उस पर चला था शत्रु प्रॉपर्टी एक्ट, वो भी वक्त के साथ में कपल्ड अप हो जाता है, वो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर फंसी हुई है। तो वास्तव में देखा जाए तो देखिए, जो ऐतिहासिक चीजें हुई हैं वो हुई हैं, लेकिन समय के साथ इन चीजों का सुधार होना बहुत जरूरी था। तो ऐसे टाइम पे अमेंडमेंट्स होना, और इसके अंदर परेशानी के अंदर और परेशानी ना जुड़ती रहे, तो अमेंडमेंट जरूरी थे। लेकिन इसके ऊपर अगर मैं मानता हूं कि मेरा पर्सनल मानना है, सबसे ज्यादा कोई फायदे में आने वाला है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है। क्योंकि ज्यादा करके अगर आप देखेंगे 90% प्रॉपर्टीज वही है जो मुस्लिम्स के द्वारा बहुत समय से ओन की जा रही थी, वो आज फंसी हुई है कोर्ट में। तो अगर इनका निवारण हो जाता है तो सबसे बड़ा फायदा वही है। लेकिन हो क्या रहा है कि भारत के अंदर बार बार बहुत लंबे समय से चलता है कि कुछ भी अगर कोई चेंज आ रहा है, किसी अमेंडमेंट में आ रहा है, तो उसको धर्म के साथ जोड़ते, धर्म तो नहीं कहेंगे, मतलब एक डर पैदा कर देना, कि जैसे अगर आया था सीए आया था, तब बताया जा रहा था कि एक भ्रम पैदा किया जा रहा था कि नागरिकताएं चली जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है। यहाँ ये प्रॉपर्टीज बहुत गरीब लोगों के या आम आएगी। जैसे जमींदारी अनुमूलन एक्ट आया था, तो उसके बाद हर एक आदमी जो जमीन जोत रहे थे वो जमीन के मालिक हो गए थे। तो ऐसे अमेंडमेंट्स आने के बाद जो आज तक लोग वहां पर, इनके सर पर तलवार टंग रही है कि कल निकाले जाएंगे या आज निकाले जाएंगे, कोर्ट में जो घर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर्टी के प्रॉपर पेपर्स होंगे अपने, उनके पास क्लेम होगा अपना। और प्रॉपर्टी का पेपर होना आजकल बहुत जरूरी है। आपको बैंक से कोई लोन लेना है क्या, तो आपके पास कागज तो चाहिए ना, वो बैंक को दिखाने के लिए। तो उन सब चीजों का फायदा ही मिलने वाला है। और जो ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक मेरे हिसाब से टीवी डिबेट्स की चर्चाओं तक ही सीमित है। अगर आप आम लोगों से जमीन पर पूछें, जो लोग फंसे हुए, मेरे पड़ोस में भी हैं ऐसे लोग, तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो वो लोग तो स्वागत ही कर रहे हैं। इन चीजों का अगर चीजें क्लियर हो जाए तो वो प्रॉपर्टी के सच्चे मालिक वो बन जाएंगे अपना। अभी वो तलवार लटकी हुई है, जो हटनी जरूरी है। इसका राजनीति करने से टीवी डिबेट्स तक ही मेरे हिसाब से। देखिए, जिन बातों को लेकर ये संशोधन बिल लाया जा रहा है उसमें कई चीजें कही गई है, और इसमें सीधा सीधा जो जमीन हथियाने के आरोप लगाए जाते हैं वो भी इसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये संशोधन लेकर आए, लेकिन फिर विपक्ष तो यही आरोप आप लोग पर लगा रहा है कि 10 साल में तो ऐसे बहुत सारे जमीन जो है वो कब्जे में की गई है, और वो भी आप लोग के द्वारा और आप ही के राज में, और ऐसे में तो कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब उल्टा आरोप आप पर ही लगा दिया गया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वर्षा जी, अभी मैं बात सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे
कि केंद्र जिम्मेदार है और बीजेपी के लोगों ने जो है कब्जा किया है। सबसे पहले तो ये कब्जा बीजेपी के लोगों ने किया है, वो जरा कागज दिखा देंगे। हाँ, ये मैं मानता जरूर हूं कि जो भी चीजें गलत हुई है उसके लिए केंद्र के ऊपर आरोप लगाना इनका सही है, विपक्ष में बैठे लगा सकते। लेकिन गलत जो चीजें हुई हैं, वक्फ का जो गठन किया गया था वो बेवाओं को, यतीम लोगों को मदद के लिए किया गया था, लेकिन उसका उद्देश्य बदल करके ये यतीमों की मदद ना करके खुद की मदद करने लगे। इस परिपाटी को खत्म करने के लिए हमने ये संशोधन बिल जो है लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड खत्म करने के लिए नहीं हम लाए हैं ये बिल, ये संशोधन बिल है। उसमें जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसको दूर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये संशोधन बिल लाया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता भाई हैं ये हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे थे कि भाई इनके शासनकाल में कैसे प्रॉपर्टी जो है बढ़ गई। मैं आपको बता दूं कि पिछले 13 साल में, जिसमें यूपीए शासनकाल भी है, 13 साल में वक्फ की प्रॉपर्टियां दोगुनी हुई है। कैसे दोगुनी हुई है? इन्होंने जाते जाते दिल्ली के आसपास की 123 क्रीम प्रॉपर्टी, जिसमें कि एयरपोर्ट भी शामिल है, जिसमें हमारा संसद बना है, वो जगह भी शामिल है, ये सारी जमीनें जो है वो वक्फ के हवाले कर दिया। अब ये सवाल हमसे पूछने की जगह ये कांग्रेस से पूछते कि भाई आपने इस तरह का काम क्यों किया। कांग्रेस से ये सवाल पूछते कि सच्चर कमेटी ने जब कांग्रेस शासनकाल में कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो गलत तरीके से अवैध कब्जा करके अनधिकृत रूप से गरीबों की प्रॉपर्टियों को हथिया रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत है। जब सच्चर कमेटी ने यह सजेशन दिया तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? ये प्रश्न कांग्रेस से पूछना चाहिए। लेकिन ये राजनीति से ठीक है रविंद्र सिंह जी, देखिए एक सवाल मेरा यहाँ पर है, जब यहाँ पर खालिद नकवी साहब भी मान रहे हैं कि कुछ ऐसे लैंड माफिया थे जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया और उनको अगर न्याय मिलता तो इसमें विपक्ष को क्या परेशानी, इस पर जवाब दीजिए जल्दी से, समय की कमी है। मेरे लिए समय की कमी है तो आप मुझसे पूछिए मत, आप ही से सवाल कर रहे हैं रविंद्र जी। मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए अगर आपको समय है, आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण पॉइंट पे रोक दिया। सेना की बात कर रहा था, सेना के टाइम पे तो किसी भी वर्ग को डिविडेंड देना चाहिए था। सेना की जमीन को इन लोगों ने अयोध्या जी में कब्जा करके बेच दिया, अडानी अंबानी रविशंकर और रामदेव को। क्या उस पर जांच नहीं होगी? अब आते हैं जो ये प्रवक्ता कह रहे थे। सबसे पहली बात तो पार्लियामेंट के आसपास की कोई भी जमीन सब गजट में निर्धारित है, किसी को नहीं दी जा सकती है, न वक्त उस पर अधिकार घोषित कर सकता है। रही दूसरी बात, अगर वक्त की प्रॉपर्टियां विवादित थी तो वक्त की प्रॉपर्टियां का जो विवाद होता है वो दो तरीके से होता है। दो तरीके से कैसे होता है? एक तो राजस्व न्यायालय द्वारा होता है, तो 10 साल में राजस्व न्यायालय के हाथ पे हाथ धर के बैठा था। दूसरा होता है सिविल सीपीसी से। क्या सीपीसी में ये मामले लेके नहीं जा सकते थे? क्या ये हुड़दंग करेंगे सदन में आके? तो इन्होंने कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की, कोई हुड़दंग, जैसे सीएए एनआरसी आया था केवल उन्माद फैला के खत्म हो गया था, ऐसे वक्फ बिल लेके आए हुए हैं, ये भी उन्माद फैला के खत्म हो जाएगा। इससे ना जनता को राहत देंगे। मैंने कभी भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा किया। ये जरूर कहा कि 10 साल में अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बढ़ गई तो भारतीय जनता पार्टी के शासन के देख रेख में बढ़ी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के। ये नहीं बच सकते किसी भी तरीके से। और अगर ईमानदारी से इंडिविजुअल तौर पे देखा जाए तो जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं वो बहुत ही, अभी एक भाई साहब कह रहे थे ना हजरतगंज में 3 प्रॉपर्टी में चिन्हित करके बता दूं जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी और बीजेपी के नेताओं ने कब्जा कर रखा। एक अंतिम बात, राजा महमूदाबाद की प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, शत्रु संपत्ति है जिसका वक्फ बोर्ड से कुछ भी लेना देना नहीं है। समय की कमी में चाहती जल्दी से परमवीर जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, समय की बहुत कमी है, जल्दी से। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि वक्फ बोर्ड की असीम ताकतों का इस्तेमाल जो ये शत्रु संपत्तियां होती हैं उनको साफ करने में होता है। राजा महमूदाबाद का जिनका नाम ले रहे थे, तो इधर क्या नाम है आपका, लखीमपुर खीरी में जो डीएम नवाज था उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी थी। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो वो पढ़ लीजिएगा, सब रिकॉर्ड के अंदर है। वक्फ एक्ट का इस्तेमाल इस तरीके की प्रॉपर्टीज को साफ, मतलब दूसरे फर्जी कागज बनाने में लगाया जाता है। यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर का नाम होगा, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, वो वक्फ की संपत्ति में है, कोर्ट में है, मामला चल रहा है। लेकिन ये क्या होता है, किस तरीके से वक्त किया गया था 1947 के बाद। मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। तो हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।